आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपकी 10th क्लास में है। अब इस 10th क्लास में जब बच्चा इलेक्ट्रिसिटी लगाता है इस चैप्टर को, तो उसमें न्यूमेरिकल्स लगाने में बेहद दिक्कत आती है। तो हमारे साथ में जो आपकी सीरीज होने वाली है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ये न्यूमेरिकल की पहले सीरीज होने वाली है। यानी न्यूमेरिकल जब लगा रहे हो आप लोग, तो उसमें जो फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं उन फॉर्मूलों की चर्चा आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, ताकि हमें पता लग जाए, फॉर्मूलों की पकड़ इंपॉर्टेंट हो जाए, ताकि हम न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकें। तो वो सारे न्यूमेरिकल जो आपको लगाने हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उनके इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूले, उनकी चर्चा आज हम करेंगे। जैसे कि ओम्स लॉ हो गई आपकी, करंट हो गया, कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, यानी हर एक फॉर्मूले को पकड़ेंगे, पहले उसको पूरा देखेंगे ताकि उसको आगे हम न्यूमेरिकल लगा पाए उस वाले फॉर्मूले पे। तो बेटा अपनी ग्रंथ वाली कॉपी और अपना कलम वाला पेन उठा लीजिए और इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, सिर्फ फॉर्मूले के, जो कि न्यूमेरिकल के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 है, कौन सी क्लास में? 10th क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, आइए बेटा पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा है करंट, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्लियर? आई इज इक्वल टू में क्यू बाई टी सारे बच्चे जानते हैं, अच्छी बात है भैया। यहां से आपके तीन प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है आई पे निकालने के लिए, एक क्यू पे निकालने के लिए, एक टी पे निकालने के लिए आ सकता है। बहरहाल इन तीनों टर्म को डिटेल में पहले समझना पड़ेगा आप लोगों को। व्हाट इज द करंट, ये आपने थ्योरी में पढ़ रखा है ऑलरेडी, पर थोड़ा सा मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है। क्लियर? कोई भी रैंडम शेप का रॉड मान लो, मेटल का कोई भी कंडक्टर मान लो, बट इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की ना भरमार होती है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन कोई इधर घूम रहा होता है, कोई इधर घूमेगा, कोई इधर घूमेगा, यानी रैंडम डायरेक्शन में नाच रहे होते हैं सबके सब। अच्छा, रैंडम डायरेक्शन में नाचेंगे, जब ये इधर उधर घूमेंगे तो इनको कुछ वेलोसिटी भी होती होगी। इनकी वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड। यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है 10⁵ मीटर पर सेकंड से नाच रहे हैं। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो कि ये कोई वायर है, वायर में आपका चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है तो करंट की डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। ये आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है व्हाट इज द करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। परंतु अगर चार्ज का फ्लो करना करंट है, तो मान लीजिए अपने घर में जो भी कंडक्टर लगा है उस कंडक्टर को उठाओ और उसमें तो भैया चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये देख लो हर कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब 10⁵ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद भी इसमें करंट नहीं आएगा आपको। वाई? रीजन क्या है? क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में है। अगर यही सारे इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो जाए ना, सब एक ही डायरेक्शन में, अगर सबके सब एक डायरेक्शन में हो जाए तो करंट आ जाएगा, तब आएगा करंट। और ये कब होगा? एक तरफ आप पॉजिटिव लगा दो, एक तरफ आप नेगेटिव लगा दो, तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे थे 10⁵ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, अगर वो सब एक ही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर दें तो करंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये याद रखना। माना चार्ज का फ्लो करंट होता है, पर एक डायरेक्शन में भागने चाहिए। अच्छा, मान लिया करंट पता है, ठीक है, चार्ज पता है, ठीक है, आपको टाइम भी पता है, यानी कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फॉर्मूला आपने थ्योरी में पढ़ लिया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चलिए मान लेते हैं, अच्छी बात है। यूनिट की बात करें थोड़ी बेटा, यूनिट करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। चार्ज की क्या होती है? कूलम। टाइम की क्या होती है? सेकंड। ये आप लोगों ने पढ़ रखी है, यूनिट्स भी आपको आनी चाहिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आना चाहिए, तो एक हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, मान लीजिए बेटा यहाँ पे एक बॉडी है, फील लो, इस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, बहुत सारे। इतने इलेक्ट्रॉन है कि आप गिन भी नहीं सकते, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वास्तविकता में पर क्यूबिक मीटर में ना 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना? पर क्यूबिक मीटर। बहुत छोटे से इलाके में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन, यानी एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब बात ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको नहीं पता, यानी इस पूरे कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना आपको नहीं पता। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? फिर लीजिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है ये रहा, अगर इसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल चार्ज आ जाएगा। Q इज इक्वल टू एन इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन। Q इज इक्वल टू एन वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। और एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, पर इसे n से मल्टीप्लाई कर दिया है तो सारे आ जाएंगे ना, तो इस कंडक्टर का पूरा चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरा चार्ज। बहरहाल ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है 1 मार्क्स का, बहुत बार बोर्ड में आया आपके 10th क्लास में। और I इज इक्वल टू क्यू बाई टी भी पता होनी चाहिए। तो करंट है क्या? एक बात ये होगी कि इलेक्ट्रॉन का मूव करना करंट नहीं है, एक डायरेक्शन में मूव करना है, तब उसकी वजह से करंट आता है, क्योंकि हर मेटल के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन तो मूव करते ही करते हैं। क्लियर? बहुत ज्यादा पास पोजीशन तो बहुत ज्यादा होते हैं। एक कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन नहीं पता, तो निकालने का तरीका क्या है? फिर लो एक और तरीका समझ लो। एक डब्बा है, एक डब्बे में 5 टॉफी है, 1 2 3 4 5।
एक टॉफी का मूल्य 5 रुपए। क्या बोला? एक टॉफी का मूल्य 5 रुपए, एक डब्बे में 5 टॉफी है, तो टोटल टॉफी का मूल्य कैसे निकालोगे? बेटा 5 टॉफीज हैं, अच्छी बात है, और कितनी है? 5 रुपए की एक टॉफी है, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वही तो यहां करा है। एक कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, हमें नहीं पता, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, कितने इलेक्ट्रॉन है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n को मल्टीप्लाई कर दिया e से, तो टोटल चार्ज आ गया। क्या क्या? टोटल चार्ज। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, बगल में कहा लिखे, इस जगह लिख लो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये भी आपको आना चाहिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहरहाल ये बेसिक चर्चाएं सिर्फ I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पे, यूनिट्स आपको आनी चाहिए हमेशा। कभी कभार एग्जाम में जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो उसमें I लिखा होगा, पर वहां पे कभी कभार एम्पियर लिखा होगा, यानी कभी कभार आपको क्वेश्चन में ये बताएंगे कि करंट है, पर यूनिट्स आपको पहचानना पड़ेगा कि ये करंट की बात हो रही है। कभी कभार क्वेश्चन में कूलम, यहाँ पे कूलम लिखा है, यहाँ पे चार्ज लिखा है, कभी कभार क्वेश्चन में चार्ज नहीं लिखा होगा पर कूलम लिखा होगा, तो कूलम देख के पहचान लोगे कि वो चार्ज है या नहीं है। और कभी कभार टाइम नहीं लिखा होगा, सिर्फ सेकंड लिखा होगा, तो सेकंड को देख के पहचानना पड़ेगा टाइम की बात हो रही है। एक पॉइंट यूनिट का आना चाहिए, एक पॉइंट फॉर्मूले का आना चाहिए। रियल में होता क्या है? अंदर मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कितनी वेलोसिटी से घूम रहे हैं? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से। पर क्यूबिक मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 की पावर 28। वास्तविकता में करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन का नाचना ही सिर्फ करंट नहीं है, एक डायरेक्शन में नाचना करंट है। उसके बाद में पूरी बॉडी यानी पूरे कंडक्टर के अंदर पूरे चार्ज पूछें तो Ne होता है। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होंगे n होंगे, हमें नहीं पता। ये आपको सिर्फ I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पे आना चाहिए, यानी हम सिर्फ न्यूमेरिकल की चर्चा करने के लिए पढ़ रहे हैं, यानी इस सिर्फ फॉर्मूले को पढ़ा है। इसी प्रकार से धीरे धीरे सारे फॉर्मूले को देखेंगे, पहले से लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज बचा। फील लो बच्चों, ऊपर देखें तो आपने करंट देख लिया, यहाँ पे उसके यूनिट्स देख ली, कूलम्स देख लिया, चार्ज की यूनिट होती है। आपने टाइम देख लिया, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। क्वांटाइजेशन कंडीशन देख ली, Q इज इक्वल टू N होता है। बहरहाल इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, याद रखिएगा, ठीक है। परंतु अभी सिर्फ फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अच्छा एक और चीज देखें। अच्छा ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा, सेकंड पार्ट देखें। बेटा इस वाले सारे लेक्चरों में हम वो चीजें बतलाएंगे आप लोगों को जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। चलिए बेटा सेकंड पॉइंट, और ये मान के चल रहे हैं कि आपको थ्योरी आती है और थ्योरी कवर हो रखी है आप लोगों की, ठीक है। चलिए बच्चों, तो पहले थ्योरी पढ़ लेना ताकि ये चीजें क्लियर हो जाए आप लोगों की। तो बात है बेटा सेकंड पॉइंट ये है कि मान लीजिए बेटा एक इलेक्ट्रॉन है जो कि गोल गोल घूम रहा है। क्लियर? फील लो। एक शब्द होता है टाइम पीरियड और एक शब्द होता है फ्रीक्वेंसी। छोटी क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? अच्छा पहली बात तो ये कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभार आपने फिजिक्स में स्मॉल टी देखा होगा, कभी कभार कैपिटल टी देखा होगा। अभी ये स्मॉल टी क्या है और ये कैपिटल टी क्या है पता होना चाहिए, पहली बात तो ये। क्लियर? मान लीजिए कोई पार्टिकल है, पूरे पार्टिकल को एक पूरा चक्कर काटने में जो समय लगता है इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन, यानी एक चक्कर काटने में लिया गया समय इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर? और फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यानी एक सेकंड में पार्टिकल कितनी बार घूम रहा है। मान लो एक पार्टिकल एक सेकंड में 10 बार घूमता है। कितनी बार? 10 बार। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10 हर्ट्ज, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और बेटा टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द वन चक्कर यानी वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड रिप्रेजेंट बाय टी, कैपिटल टी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल टी? बेटा एक पार्टिकल ये पूरा चक्कर काटेगा तो कैपिटल टी। मान लो पोजीशन ए है क्लियर पार्टिकल की, ये ए से सिर्फ बी पे आया। अगर ए से बी पे आया तो पूरा चक्कर नहीं काटा है, ये थोड़ा सा चक्कर काटा है तो उसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी टाइम की बात हो रही है पर पूरे चक्कर की नहीं। अगर पूरा चक्कर देखोगे तो कैपिटल टी लिखते हैं, इसे टाइम पीरियड बोलते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी आना चाहिए, टाइम पीरियड के बारे में भी आना चाहिए। इनके डालने बच्चों। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में पार्टिकल ने कितने चक्कर काटे इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या है? पूरा एक चक्कर काटने में लिया गया समय। ऊपर देखें भैया एक और चीज। अच्छा इन दोनों के बीच में फॉर्मूला देख लो। देखो टाइम पीरियड की बात करें ना, टाइम पीरियड जिसको कैपिटल टी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी 1 बाय एफ। ये आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है भैया मान लिया। पर हमें समझना क्या है? हमें समझना ये है बेटा ये सेंटर है किसी सर्कल का, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है ऐसे करके विद स्पीड, यहाँ लिख लो बेटा विद स्पीड v से। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे करके जाता है ऐसे करके आता है, तो पूरा एक चक्कर काटने में कुछ समय तो लेगा। वो समय क्या होगा ये निकालना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है कि एक सेकंड में कितने चक्कर मार रहा है। फिर लीजिए कैसे निकालेंगे बेटा। सबसे पहले बात करनी है बेटा स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
अभी बताएं, मान लीजिए गोला यहाँ पे है बट इसकी रेडियस आर है और ये पूरा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr सर्कमफ्रेंस का। अगर एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है पूरा घूम के यहाँ आता है तो सर्कमफ्रेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितनी हुई, 2πr ही तो हुई। तो डिस्टेंस कितनी है, 2πr। अगर पूरा एक चक्कर काट रहा है तो समय की जगह क्या आएगा, कैपिटल टी। ठीक है, स्पीड v बोलिए तो v इक्वल में 2πr और नीचे क्या आएगा t। तो यहाँ से t निकालोगे तो कितना आएगा, t इक्वल में 2πr डिवाइड में v इक्वल टाइम पीरियड। यानी एक चक्कर काटने में लिया गया समय पार्टिकल के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं कोई भी पार्टिकल। अगर टाइम पीरियड आ गया है तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। कैसे फील लो, टाइम पीरियड क्या होती है, 1/फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालें तो क्या आएगा, 1/T। ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये वाली टी की वैल्यू यहाँ डाल दो, जैसे ही टी उठा के यहाँ डालेंगे उल्टी घूम जाएगी तो ऊपर क्या आएगा v, नीचे क्या आएगा 2πr। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा, v/2πr। और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, क्या आएगा 2πr/v। व्हाट इज 2πr, डिस्टेंस, सर्कमफ्रेंस है। यानी एक पार्टिकल v की स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पूरे चक्कर काट रहा है, उसने समय कितना लिया पूरा चक्कर काटने में, फ्रीक्वेंसी कितनी है वो भी निकाल ली। क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक बच्चा हलवा चीज ये बेटा ऊपर देखें और फील लें। मान लिया आपको ये पता लग गया कि टाइम पीरियड क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, आपको ये भी पता लग गया कि करंट क्या है, करंट भी आपने देख लिया, चार्ज भी आपने देख लिया, टाइम भी आपने देख लिया, टाइम पीरियड भी देख लिया, फ्रीक्वेंसी भी देख लिया। इन पर न्यूमेरिकल लगाने के लिए इनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, जो कि हम करा देंगे। अब तीसरा एक फॉर्मूला देखिए, बहरहाल तीसरे वाले फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट है, समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, आइए बेटा अपनी ग्रंथ वाली कॉपी और अपना पेन पकड़े रहिएगा। बात यह है कि बेसिक बेसिक चीज़ों को करते जाओ और चीज़ें बड़ी बड़ी बनती जाएंगी। जब कभी जीवन में बड़ा ना कर पाओ ना तो छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को करने की वजह से बड़ी चीज़ अपने आप हो जाती है। ऊपर देखो बच्चों, तीसरा है ओम्स लॉ। और मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी है, V इज टू आई आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऊपर देखें ये आता कैसे है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। यानी अगर हमारा करंट में बढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, परंतु पहले पोटेंशियल बढ़ाते हैं उसके बावजूद करंट बढ़ता है। क्लियर, रियल में ये होता है, ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली संबंध होता है। तो वहां से हमारा V इज टू आई आर आता है फॉर्मूला, पर इसे पकड़ के खींच के समझना है इसे। V इज टू आई आर, अच्छी बात है मान लिया, पर फील लो इसका। यहाँ से R की अगर वैल्यू निकालें तो R कितना आएगा, R इक्वल में V/I आएगा। ठीक है भैया, मान लिया ये I नीचे आ गया। यूनिट की बात करें पहले, यूनिट बताओ R की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है। पोटेंशियल डिफरेंस V इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट होती है उसकी यूनिट। करंट की यूनिट की बात करें तो अभी पढ़िए एम्पेयर होती है, अच्छी बात है ये मान लिया। अच्छा, ग्राफ भी आप लोगों ने देखा है तो इस पर ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ भी पता होना चाहिए आपको। ग्राफ देखें बेटा, इधर V है, इधर I है और स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, बहरहाल इसे स्लोप भी बोलते हैं, जो कि 11th क्लास में देखोगे आप लोग। स्ट्रेट लाइन, यहाँ से कुछ एंगल है थीटा, यानी अगर मैं V में इंक्रीज कर रहा हूँ, जितना V बढ़ेगा उतना ही I बढ़ेगा। क्या बोला, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। समझने के लिए क्या है, देखो ऐसे मान लीजिए ये I है, ये V है, यहाँ पे 0 है, मान लो V इतना आया तो उस वक्त I इतना आ गया, यहाँ पीछेगा। फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ गया, जितना ये बढ़ा उतना ही ये बढ़ा, फिर आगे जितना ये बढ़ा उतना ये बढ़ा, ये आ गया पॉइंट। इन सब पॉइंट को मिलाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आती है। क्या आती है, बिल्कुल सीधी लाइन। इसमें इंक्रीज करने से उतना ही इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्टली है ना, इसलिए। ठीक है भैया, ये भी आता है आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर, कंडक्टर जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली। और ये किसके होता है, फॉर कंडक्टर्स के लिए, सिर्फ याद रखना। एक शब्द होता है कंडक्टर, एक शब्द होता है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर तो सारे बच्चों ने सुना है, एक शब्द होता है सेमी कंडक्टर। बहरहाल इसकी ब्रांच है आगे फिजिक्स में 12th क्लास में आती है, पर वो पता होनी चाहिए। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास में। रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर इनवर्सली डिपेंड करता है, कब, अगर बात करें हम और सेमी कंडक्टर की, याद रखें। कंडक्टर की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में डायरेक्टली रिलेशन है। सेमी कंडक्टर की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में इनवर्सली रिलेशन है। अर्थात क्या है इसका, फील यहाँ देखें। अगर मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ध्यान से समझना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे। ठीक है, आप नीचे से टेम्परेचर लगा रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। अगर हम इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे सबको एनर्जी मिलेगी, वो सारे पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे। अब ये सारे पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी तेज तेज मूव करेंगे। फील लो, इन सब की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पार्टिकल धीरे धीरे तेज तेज मूव करेंगे और फैलना स्टार्ट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपना फोन लीजिए यंत्र, फोन को आग पर रख दो, जैसे आग पर रखोगे वैसे वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, शेप चेंज होगी।
क्योंकि उसके अंदर की जो पार्टिकल उन्होंने एनर्जी ली, एनर्जी लेने के बाद में उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद में वो फैलना स्टार्ट हो गए। अब फैलेंगे तो दूर दूर जाएंगे, तो लाजमी से आता है उनका रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर ये कंडक्टर है, रिपीट, फोन कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर हुआ कोई मेटल का टुकड़ा, तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। पर यही सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है, नीचे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। क्या आता है? हीटिंग इफेक्ट। वो भी आप लोग पढ़ोगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर आपने थ्योरी में पढ़ाई होगा। बहरहाल ये ओम्स लॉ पे बेसिक पता होना चाहिए, धीरे धीरे रेजिस्टेंस की चर्चा भी और करनी है, ठीक है। ये ओम्स लॉ का फार्मूला आपको आना चाहिए, वी को बोलते क्या है, आई क्या है, आर क्या है, फॉर्मूला ऐसे निकालें तो क्या होगा, यूनिट आपको आनी चाहिए, टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन होता है, ग्राफ, इतना तो ओम्स लॉ के बारे में पता ही होना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल लगा पाओ। ग्राफ पे न्यूमेरिकल लगा लोगे, फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल लगा लोगे, टेम्परेचर पे न्यूमेरिकल लगा लोगे, क्लियर। इसके बाद में धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। रेजिस्टेंस के और भी फॉर्मूले होते हैं, कंडक्टेंस भी आएगा आपका, ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, वो भी आएगा। पर ये बेसिक है, स्टार्टिंग यहाँ से, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज बच्चा। फिर ना बच्चों पर देखें तो आपने ये देख लिया है कि ओम्स लॉ को आपने पढ़ लिया है ताकि न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर सकूं। आपने ग्राफ भी देख लिया, आपने ये भी देख लिया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहरहाल वो थ्योरी का पॉइंट है, उसके बावजूद आपको पता होना चाहिए। ये देखा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, डायमेंशन पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां हमने लिखा है सेमीकंडक्टर। जो ये ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर, यानी ओम्स लॉ सिर्फ वैलिड होती है कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होती ओम्स लॉ। याद रखिएगा मेरे शब्द इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने कि आर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, दूसरा डायमेंशन, डायमेंशन मींस क्या है, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, उस पर डिपेंड करता है, और तीसरा टेम्परेचर पे करता है। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये ओम्स लॉ जो है ये सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है। आई रिपीट, सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है। बट एक चौथा देखें, चौथा केस, रेजिस्टिविटी, सुनाई होगा आपने थ्योरी की क्लास में, रेजिस्टिविटी फील लीजिए, जिसे रो बोलते हैं। अच्छा, रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूनिट ओम मीटर होती है, फील लो, इसे समझते हैं। ऊपर देखिए चौथा फार्मूला, चौथा फार्मूला जो आपको करना है, बहरहाल उसे करने से पहले एक देखते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आपने ये भी देखा होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, थ्योरी की क्लास में देखा होगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है एल पे डायरेक्टली होता है, ए पे इनवर्सली होता है, क्लियर। इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं, मिलाने का सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला आता है। यानी लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अच्छी बात है, मान लिया, यही तो डायमेंशन है, एल और ए, यही तो है डायमेंशन इसके, ठीक है। एक मटेरियल है, उसकी लेंथ एल है, उसका एरिया ए है, उस पर डिपेंड करता है। अच्छी बात है, ओके। हमें पढ़ना है यहाँ पे क्या है, हमें पढ़ना है पांचवी चीज, रो के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टिविटी। बहरहाल रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फील लीजिएगा, एक मिनट रुके बच्चों, क्या फील लेना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी। ऊपर देखें, बहरहाल रेजिस्टिविटी की बात करें, अगर यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालें, आर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से, और ये नीचे हो जाएगा, यानी आर ए आएगा और डिवाइड में क्या आएगा, एल आएगा, और ये फॉर्मूला किसका होगा, रो का हो गया। देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई, एल को पटक दिया नीचे, ये होता है हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। बहरहाल रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले की चर्चा करनी अच्छी बात है, परंतु इसे समझना भी है। रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, पहला पॉइंट तो यही है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, आई रिपीट, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एंड प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। रिपीट, प्रेशर, रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, पर प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। अच्छा, फील नहीं, ऊपर देखें, दूसरा पॉइंट ये यूनिट, पहले यूनिट की बात करते हैं। यहां से रो की यूनिट निकालनी है, बताओ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय लेंथ लिखा है, लेंथ की मीटर होती है, मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या आएगी, ओम मीटर, यानी रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, क्लियर। एक टेम्परेचर का पॉइंट है इंपॉर्टेंट, रो जो होता है डायरेक्टली होता है टेम्परेचर के, और रो होता है इनवर्सली होता है टेम्परेचर का, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी बताया था। ये किसके लिए, फॉर कंडक्टर के लिए, ये किसके लिए, फॉर सेमी कंडक्टर के लिए। यानी अगर यहां बात करें, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रो भी बढ़ेगा, किसमें, इस वाले केस में। अगर यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उल्टा होगा, देखो इनवर्सली है उल्टा, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी हमारी, कम होगी। ये बेसिक आना चाहिए आपको रो के बारे में, यानी यूनिट भी आनी चाहिए, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। रो का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में इनवर्सली होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता ये है, निकाल उसकी मदद से लिया। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये बेसिक बुनियादी बातें आपको पता होनी चाहिए इस वाले फॉर्मूले के ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, ताकि न्यूमेरिकल लगा सकूं। पहले इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज बचा।
बेटा आपने रेजिस्टेंस भी देख लिया, रेजिस्टिविटी भी देख ली, ओम्स लॉ को अप्लाई करना भी देख लिया, टेम्परेचर के साथ में किस प्रकार से रिलेशन होते हैं वो भी देख लिया। एक टर्म होती है कंडक्टेंस जो कि रेजिस्टेंस की उल्टी होती है, और एक कंडक्टिविटी होती है जो रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है। उन टर्म्स को भी देखना है, उनकी यूनिट्स भी देखनी है जो कि जरूरी है। फिर लीजिए, बहरहाल देखो रेजिस्टेंस आपके सिलेबस में है या नहीं, बिल्कुल है, तो इसको उल्टी टर्म भी तो आनी चाहिए, उसे कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ऊपर देखें भैया, और एक रेजिस्टिविटी भी है, तो इसकी रेजिस्टिविटी की उल्टी जो होती है कंडक्टिविटी होती है, बस वही चीज सीखनी है। तो पहले कंडक्टेंस देख लेते हैं, ठीक है, ऊपर देखें आराम से। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले को बगल में लिख लो, काम आएगा थोड़ी देर बाद। आर ए डिवाइड बाय आपका एल, रो होता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी, इसे मैं बोल रहा हूँ। फिर लीजिए रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को भी बगल में लिख लो, काम आएगा। क्या लिखा है, आर इज इक्वल टू में रो एल बाई ए, क्लियर। और ये हम सिक्स्थ फॉर्मूला देखने वाले हैं, ठीक है, सिक्स्थ। नाम क्या बेटा, कंडक्टेंस। आई रिपीट, कंडक्टेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है 1 बाय रेजिस्टेंस यानी आर, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, क्लियर। अब बताओ कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, लाजमी सी बात है, बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये ना, ये वाली वैल्यू यहाँ डालेंगे तो रो आएगा, एल आएगा, और डिवाइड में क्या है ए, ये ए ऊपर पहुंच जाएगा तो ए आएगा, नीचे क्या आएगा, रो और एल, यानी जी का फॉर्मूला ये होता है। अब यूनिट की बात करें थोड़ा, बेटा यूनिट मेरी है, तुम्हारी है, जी की है। फिर लो जी का फॉर्मूला होता क्या है, 1 बाय आर, और आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो ओम जब ऊपर आएगा, देखो पावर तो 1 है ना इसकी, तो ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स बोलते हैं इसे, इनवर्स बोलते हैं, -1 लिखा है इसे इनवर्स बोला जाता है। यानी जी की यूनिट क्या है, यूनिट की बात करें ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को लिखने का तरीका और भी है, जैसे कि मान लो यहाँ ओम लिखोगे, इनवर्स लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसका उल्टा मो लिखते हो, MHO, मो, मो को ऐसे करके दिखाते हैं, मो भी बोलते हैं। बहरहाल मो की बात करें, क्लियर, इसको एक और तरीका होता है लिखने का, साइमंस, साइमंस, एस से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एस से। ये यूनिट्स की बात है, यानी जी की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स होती है। ओम इनवर्स की बात करें से मो, यानी ओम इनवर्स को उल्टा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, साइमंस बोल सकते हैं। साइमंस आपको आना चाहिए, ठीक है, आपको जी भी आना चाहिए, आपको आर भी आना चाहिए। जी होता क्या है, कंडक्टेंस होता है, जो कि इसका उल्टा होता है। इसे लपेट घसीट उठा पटक बच्चा हलवा चीज। तो फिर लीजिए बच्चों, ऊपर देखें तो कंडक्टेंस आपको पता लग गया, कुछ नहीं है। अगर आपने रेजिस्टेंस पढ़ लिया है तो रेजिस्टेंस का उल्टा ही क्या है, कंडक्टेंस है, बस बात खत्म। यूनिट्स की बात करें तो यहां देखो ओम इनवर्स, ये जो लिखा है ना, इसे ओम बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओम इनवर्स। इसे लिखने का तरीका एक और होता है इस प्रकार से, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम है, क्लियर। चलिए ऊपर याद रखना, इस -1 को इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। एक शब्द है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो होती है रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है। फिर लीजिए, आई रिपीट, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोली और उसकी उल्टी क्या है, कंडक्टिविटी। ऊपर देख लें बच्चों, तो सेवेंथ फॉर्मूला ये है कंडक्टिविटी। फिलहाल कंडक्टिविटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ये होती है 1 बाय रेजिस्टिविटी, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर। अब लाजमी सी बात है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये रहा, ये वाली वैल्यू जब यहाँ डालोगे तो उल्टी घूम जाएगी, तो क्या आएगी, ये वैल्यू यहाँ आएगी, तो एल आएगा ऊपर, आर ए आएगा नीचे। तो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है, क्लियर। अच्छी बात है, ऊपर देखते हैं ध्यान से। बताओ इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट मेरी है, तुम्हारी है, ये कंडक्टिविटी की है, कंडक्टिविटी यानी सिग्मा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लीजिए क्या होगी, इसकी यूनिट रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो फिर लो, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय रो, और रो की यूनिट जो होती है वो ओम मीटर होती है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा। ये यूनिट आई किसकी, कंडक्टिविटी की। बहरहाल इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ओम इनवर्स को ये लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये आएगी मू बोलते हैं इसे, एम इनवर्स। बहरहाल आप एस की टर्म में भी लिख सकते हो, जो अभी दिखाया था। ये हो गया हमारा यूनिट की बात, बस इतना बेसिक आना चाहिए। कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी दिखा देंगे, क्या होता है देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, 8th फॉर्मूला छोटे में ही देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल में W/Q। परंतु अगर चाहो तो डिटेल में भी देख सकते हो, जो ही बताऊंगा, ठीक है। पहले से लपेटो, फिर 8th पढ़ते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा याद रखें, अगर कोई वायर है, एंड में पोटेंशियल का डिफरेंस है तो ही चार्ज फ्लो होगा, अदरवाइज चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्लियर। पहले से लपेटो बच्चों, फास्ट हलवा चीज। फिर लीजिए बच्चों, ऊपर देखें तो अच्छा ये होगी कंडक्टिविटी। अब देखना है पोटेंशियल डिफरेंस, फिर रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, उनको भी देखेंगे। चलिए बेटा बढ़े आगे, बेटा 8th फॉर्मूला देखना है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। यूनिट्स आपको आनी चाहिए, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल लगा पाओ। तो आज के लेक्चर में बस सारे फॉर्मूले देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हर एक फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर लेंगे हम। चलिए याद रखना, ये 01 लेक्चर चल रहा है, ऊपर देखिए बच्चों।
अब क्या हमारा 8th फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस। बहरहाल पोटेंशियल डिफरेंस आपने थ्योरी में पढ़ा है बेटा, W/Q यानी वर्क डन बाय चार्ज। फिर लीजिए इसका मतलब क्या होता है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस को देखो। बहरहाल पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, ठीक है, W/Q। पहले यूनिट लिख ली इसकी। आइए बेटा यूनिट की बात करें तो यूनिट मेरी है, तुम्हारी V की है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन यूनिट क्या होती है, जूल होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। क्लियर, ये यूनिट्स आपको आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए एक वायर है, एक वायर पे 1 पॉइंट ये आ रहा, 1 पॉइंट ये है बेटा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 5 वोल्ट। ये बताएं या हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। ये हमारा क्या है, हायर पोटेंशियल, और ये हमारा क्या है, लोअर पोटेंशियल। यानी इसमें से चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि हायर से लोअर की तरफ फ्लो होगा। याद रखें हमेशा, चार्ज जब भी फ्लो होता है जब एक तरफ का पोटेंशियल हायर हो, एक तरफ का पोटेंशियल लोअर हो, और चार्ज फ्लो होगा एक डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से करंट आएगा। क्लियर। अगर मान लीजिए कोई वायर है, एक एनडीए एक एनडीए, यहां देखो डिफरेंस इन पोटेंशियल है, एक तरफ 10 एक तरफ 5, यहां क्या है, डिफरेंस इन पोटेंशियल, तो ही चार्ज फ्लो होगा, तो ही करंट आएगा। मान लीजिए यहाँ का 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे सेम पोटेंशियल है, यहाँ पे जितना है वहां पे भी इतना है, यानी पोटेंशियल जो है ए पॉइंट पे इक्वल में पोटेंशियल जो है बी पॉइंट पे, दोनों पे पोटेंशियल सेम है। यानी देखो इस वाले एंड का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, इस वाले एंड का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। अगर दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता, जीरो होगा। यानी करंट जब भी फ्लो होगा जब डिफरेंस इन पोटेंशियल होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, दो एंड के बीच का डिफरेंस, ठीक है, एक तरफ हाइयर एक तरफ लोअर। जैसे टंकी होती है, एक टंकी होती है, आपने एग्जाम्पल बहुत बार सुना होगा टंकी वाला। एक टंकी है, ठीक है, बड़ी टंकी है। क्लियर। इससे इसमें पानी आ सकता है, अगर ये खाली है तो लाजमी से आता है, हायर से लोअर। पर लोअर से हायर अगर भेजना है तो वर्क डन करना पड़ता है। क्लियर। तो जैसे कि इंक्लाइन प्लेन देख लो, मान लीजिए एक बॉल यहाँ रखी है, बॉल को नीचे ढकेलना है, पर छोड़ दो नीचे आ जाएगी, तो हायर से लोअर की तरफ आएगी। लोअर से हायर भेजना है तो वर्क डन करना पड़ता है। चलो बात की बात है, अभी सिर्फ इतना समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक एंड का हाइयर एक एंड का लोअर, डिफरेंस इन पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो जब ही होगा जब डिफरेंस इन पोटेंशियल है। क्लियर। तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। वर्क डन क्या है, चार्ज को एक पॉइंट से, मान लो एक पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है। देखो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। यानी अगर मान लो किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में जो वर्क डन करा, इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो भैया मर्जी आपकी, लपेट घसीट उठा पटक खल्लुआ चीज बचा। तो बच्चों फील लें, ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी। यानी चार्ज को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, और उन्हीं दोनों के रेशियो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। परंतु चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जब ही जाएगा जब एक तरफ हायर हो और एक तरफ लोअर हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फील लें, जरा समझें। मान लो बेटा एक जगह ये है एक जगह ये है, दोनों टंकी में पानी सेम है, पानी क्या है, सेम है, तो यहाँ से पानी इधर नहीं आ सकता, यहाँ से पानी इधर नहीं आ सकता। ये जब ही जाएगा जब एक तरफ का पानी क्या हो, कम हो, और एक तरफ का ज्यादा हो। उसी प्रकार से चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह जब ही जाएगा जब एक तरफ हायर हो एक तरफ लोअर पॉइंट हो, अदरवाइज जा ही नहीं सकता। एक मान लो एक सरफेस है ऐसे रखी हुई है, टेबल मान लो, टेबल पे कोई बॉल रखी है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी जब तक कि क्या ना हो, एक तरफ ऊंची एक तरफ नीचे ना हो, या फिर आप वर्क ना लगाओ। वर्क जब भी लगाओगे जब डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे आगे भी दीवार है मेरे पीछे भी दीवार है, तो मैं ना आगे जा सकता ना पे पीछे जा सकता, क्योंकि कुछ डिफरेंस ही नहीं है। मूव करने के लिए जगह तो चाहिए। चलिए धीरे धीरे आपको आना चाहिए। तो चार्ज जब ही आएगा जब डिफरेंस हो, अदरवाइज नहीं। तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क लगेगा, उन दोनों रेशियो को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये याद रखना, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं कर सकता, करंट जीरो होगा वायर में, हमेशा होता ही है। आइए बच्चों, बात करनी है रेजिस्टेंस सीरीज और रेजिस्टेंस पैरेलल। पैरेलल आपको अच्छी तरह आता ही, तो बस हम फॉर्मूला दिखाएंगे 9th। रुक जाओ बच्चों, डेंक डाल लें। रेजिस्टेंस सीरीज और रेजिस्टेंस पैरेलल के फॉर्मूले ऊपर देखें भैया। एक होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, आप थ्योरी में कर चुके हो, ठीक है, एंड सो ऑन Rn। एक होता है रेजिस्टेंस पैरेलल। अच्छा सीरीज की बात कर रहे हैं थोड़ी, बेटा एक रजिस्टर ये रहा, एक रजिस्टर ये रहा, एक रजिस्टर ये रहा। वास्तविकता में रेजिस्टेंस ऐसे दिखते नहीं है, रेजिस्टेंस सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं थोड़े, और उन पे कलर्स बैंड बने होते हैं ऐसे करके। कभी रेजिस्टेंस देखोगे ना ऐसे बड़े करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए, एक लकीर दो लकीर तीन लकीर और चौथी लकीर पीछे होगी। रियल में रेजिस्टेंस ऐसे दिखेंगे आपको। ये चौथी लकीर जो होती है इसे कलर बैंड बोलते हैं, 1 2 3 बैंड, और ये कलर बैंड होगा। इससे पता लगाते हैं, इसको टोलरेंस भी बोलते हैं बहरहाल, क्योंकि आगे लेवल पे देखोगे।
रेजिस्टेंस ऐसे दिखते नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन सिंबल ऐसे होता है, दिखते ऐसे। क्लियर, चलिए वो बात की बात है। इन लकीरों को देख के हम बता सकते हैं रेजिस्टेंस कितने ओम का है। ऊपर देखें, ये रेजिस्टेंस हुआ R1, ये हुआ हमारा R2, ये हुआ हमारा R3। क्लियर, नीचे पूरा सर्किट बनाओगे तो ये हमारा सोर्स है, ये पूरा है, यहाँ की भी नहीं दिखा रहा जानबूझ के मैं, ठीक है, ये ऐसे दिखाता हूँ। इसका पोटेंशियल V है, यहाँ से करंट आता है आपका, करंट एक ही तार में तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम। ये सब आप पढ़ चुके हो थ्योरी की क्लास में, हम सिर्फ बता रहे हैं। फिर लीजिए रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन, कुछ टर्म्स आनी चाहिए। पहला बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। दूसरा ये पोटेंशियल V डिफरेंट होता है। अर्थात क्या है, इस वाले रेजिस्टेंस में यानी R1 जो रेजिस्टेंस है, इसके दो एंड है, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, इस एंड से लेके इस एंड का पोटेंशियल कुछ तो होगा, वो V1 है। क्लियर। इस रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस क्या हमारा R2, ये R2, इस एंड से लेके इस एंड का पोटेंशियल अलग होगा कुछ, V2। बहरहाल पोटेंशियल धीरे धीरे ड्रॉप होता जाता है, ठीक है। और ये क्या है, तीसरा है ये R3, इस एंड से लेके इस एंड का पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा, V3, ये V3 हो गया। फिर लें एक इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। इस वाले रेजिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट ये है, इस वाले रेजिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट ये है, जो कि इसके इनिशियल से कनेक्टेड नहीं है, उसका अलग इनिशियल है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। एक और फिर लो, पोटेंशियल डिफरेंट हो गया मान लिया। तीसरा, इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस आता है ना, वो हमेशा मैक्सिमम होता है। आर जो है क्या है, मैक्सिमम होगा। पैरेलल में फॉर्मुला डिवाइड में होता है, इसके से मिनिमम होता है। ये 3 पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको आने चाहिए, और एक फॉर्मुला तो हमेशा ही आना चाहिए। और सीरीज और पैरेलल की पहचान किस प्रकार से होती है, ये न्यूमेरिकल लगाते जाते धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है। बहरहाल इसमें डिटेल वे में 12th में भी होता है, पर बेसिक 10th क्लास में इतना आपको पता होना चाहिए। लपेट घसीट उठा पटक, फिर पैरेलल का करते हैं, हलवा चीज बच्चा। तो बच्चों आपने ये देख लिया रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मुला उसका क्या होता है। अब एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल मींस आपने देखा थ्योरी की क्लास में ऊपर नीचे होते हैं, वो आपको आता है, मान के चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, बस आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए जो न्यूमेरिकल में दिक्कत देते हैं। ये दिक्कत ये देंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए सेम क्या है और डिफरेंट क्या है, और मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, ठीक है। आइए बेटा, 10th फॉर्मुला ये है। आपकी एनसीईआरटी क्लास में ना एक टेबल है एनसीईआरटी की बुक में। आप एनसीईआरटी 10th क्लास में जब बुक देखोगे, उसमें क्या होगी, टेबल होगी बुक में। तो उस बुक में एक चार्ट बना होगा, ध्यान से उसे देखना, ठीक है। हमने अभी आपसे बोला एनसीईआरटी क्लास में, तो बेटा क्लास में नहीं, बुक में। फिर लो ऊपर देखें बेटा, ये क्या है, 10th रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1/R1 + 1/R2, क्लियर, + 1/R3 एंड सो ऑन, चलता रहता है फॉर्मूला, ठीक है, आगे जितने भी रेजिस्टेंस है। फिर लीजिए बात की रेजिस्टेंस पैरेलल की, तो एक रेजिस्टर ये रहा, एक रेजिस्टर ये रहा, और एक रेजिस्टर इसके नीचे 3 रेजिस्टेंस लगा दिए। क्लियर। बहरहाल यहाँ से हमने सोर्स लिया, नीचे एक सोर्स लगा दिया। सोर्स ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये प्लस, ठीक है। ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, देखो हमेशा देखो ना, ये एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसे बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसे बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। देख लो यहाँ भी पोटेंशियल का डिफरेंस है, हायर और लोअर, इस कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इस एंड से इस एंड का हम वी लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है, जो समझाने के लिए होता है। ऊपर देखें भैया, यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका करंट आता था ऐसे करके आई, ठीक है, यहाँ तक आएगा, उसका 3 तार अलग अलग दिखती थी, एक यहाँ पे चला जाता था, एक यहाँ पे, ये आपने थ्योरी में देखा हुआ है, यहाँ पे R1 R2 R3, फिर तीनों करंट आएंगे, वापस से मिल जाएंगे, मिलके जुड़ के वापस से आई आ जाएगा। ये आपने देखा है, यहाँ से I2 आएगा, ऊपर से I1 आएगा, नीचे से I3 आएगा, तीनों आके जुड़ेंगे और जुड़ के वापस क्या आएगा, I जो है कितने पार्ट में टूटा था, 3, और 3 जुड़ गए तो वापस से I आएगा। यानी I जो है I1 प्लस में, I2 प्लस में, I3 तो है। फिर लो मान के चलते हैं आपको आता है। फिर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि पहला पॉइंट बेटे पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट आपका डिफरेंट होता है। आई मीन टू से क्या, हर एक रेजिस्टेंस पे जाने वाला करंट डिफरेंट है। देखो R1 वाले पे I1 आ रहा है, R2 वाले पे I2 आ रहा है, R3 वाले पे I3 आ रहा है, तो करंट डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V। तीनों को ध्यान से देखना, इसका एंड ये रहा, इसका एंड ये रहा, यानी R1 के लिए, R2 का एंड ये रहा, R2 का एंड ये रहा, इसका एंड ये रहा, इसका एंड ये रहा। तीनों के एंड देखो एक ही लाइन में, रिपीट, तीनों के एंड क्या है, एक ही लाइन में। अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक जितना पोटेंशियल होगा वो सबके लिए सेम होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इनका डालें बच्चों, सबके लिए क्या होता है, सेम। और रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में मिनिमम आता है, नॉट मैक्सिमम, क्या आता है, मिनिमम। तीसरा ये रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। यानी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसमें फॉर्मुला क्या होता है, सीधे होता है, सीरीज में। पैरेलल में डिवाइड में होता है, तो वैल्यू सॉल्व करोगे तो कमी आएगी।
अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे वापस से एक बार समझ ले, देखो ध्यान से, ये R1 के 2 एंड ये रहे, ठीक है, ध्यान से देखिए, R1 के 2 एंड ये रहे, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यानी डिफरेंस है 10 वोल्ट, अर्थात क्या होता है, एक वायर ये हायर पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना हुआ, ये हायर माइनस लोअर, तो देखो कैसे निकालोगे, ये यहाँ देखो डिफरेंस इन पोटेंशियल कैसे निकालोगे, हायर पोटेंशियल माइनस में लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल कितना है 10, लोअर कितना है 0, तो आएगा कितना 10 वोल्ट आएगा, इसको पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं कह रहा हूँ ये हायर है ये लोअर है, तो डिफरेंस कितने का आया 10 वोल्ट का आया। अब फील लीजिए, ये दूसरा वाला है, देखो एक पॉइंट ये रहा, रेजिस्टेंस ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ध्यान से देखो इसका वाला इनिशियल पॉइंट, इसका वाला इनिशियल पॉइंट वहीं एक ही लाइन में, देखो ध्यान से एक ही लाइन में, इसका वाला फाइनल, इसका वाला फाइनल एक ही लाइन में, तो जितना पोटेंशियल इन दो पॉइंट के बीच में उतना ही तो यहाँ पे भी होगा 10 वोल्ट सेम होगा, क्लियर। अब फिर तीसरा वाला देखें, तीसरे वाला रेजिस्टेंस का एक पॉइंट ये रहा, देखो ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा, बताओ ये रेजिस्टेंस R3 है, इसका ये वाला पॉइंट इनिशियल वाला फाइनल वाला एक ही लाइन में, देखो लाइन में सेम है, सेम लाइन में, यानी इनिशियल वाले सारे पॉइंट एक लाइन में, फाइनल वाले सारे पॉइंट एक लाइन में, जितना डिफरेंस यहाँ उतना डिफरेंस यहाँ उतना ही डिफरेंस यहाँ होगा, तो सारे डिफरेंस क्या होंगे सेम होंगे, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या होता है सेम होता है, क्लियर। लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीज है बच्चों ये। फिर लीजिए बच्चों, तो ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया, रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गया, हमेशा याद रखें रेजिस्टेंस सीरीज में मैक्सिमम होगा, पैरेलल में मिनिमम होगा, रीजन क्या है, ये डिवाइड में फॉर्मूला है, तो यहाँ वैल्यू डालोगे सॉल्व करोगे आंसर कम आएगा, वही वाली वैल्यू अगर सीरीज वाले फॉर्मूले में डालो तो आंसर हमेशा ज्यादा आएगा, क्लियर। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट ये है। चलिए बच्चों, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर, पावर का फॉर्मूला होता क्या है WIT। अच्छा जीवन में एक और चीज याद रखना, फिजिक्स पढ़ते साइन, जो W है वही एनर्जी है, जो W होता है वही एनर्जी होती है, हमेशा याद रखना पूरी फिजिक्स में, ठीक है। W ही क्या है, एनर्जी है, कोई अलग चीज नहीं है, क्योंकि दोनों की यूनिट भी देखो सेम होती है, W की यूनिट भी जूल होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, कभी ध्यान से नोट करना बच्चों, फील नहीं ऊपर देखिए, नॉट फील, फील आई बेटे, हमारा 11 का सगुन लगने वाला है 11वां, फील नहीं, 11वें में क्या है पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन में T, ये सारे बच्चों ने देखा हुआ है उम्मीद रखता हूँ। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ W जो है वही एनर्जी भी होती है फिजिक्स में, हमेशा याद रखना पूरी फिजिक्स में होता है, डिवाइड बाई T हो गया, यानी P इज इक्वल टू W/T भी होता है, P इज इक्वल टू E/T भी होता है, अर्थात यहाँ से E का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आएगा, ये T इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P इंटू टी आएगा, यानी एनर्जी इज इक्वल टू में P इंटू टी भी होता है, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक शब्द होता है 1 किलोवाट आवर, इसे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की बात करें तो देखो कैसे, 1 किलोवाट में यहाँ लिख लो, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, कितने होते हैं 1000 वाट, तो यहाँ से 1000 डालोगे 1 2 3 0, और एक 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, क्लियर, ये तो आते ही होगा, तो यहाँ 1 आवर की जगह डालोगे 3600, एक काम करो यहाँ शायद दिखेगा नहीं आप लोगों को, थोड़ा पीछे लिखो, थोड़ा इधर लिखो, 1 किलोवाट आवर कितना आएगा, यहाँ से 1 किलोवाट की बात करें 1000 वाट, 1 आवर में 3600 सेकेंड, पूरा लिख लो, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो 36 लिखा हुआ है तो 36 को आगे लिख देते हैं, 3 जीरो ये हो गए, 2 जीरो ये हो गए, टोटल हो गए 5 जीरो, क्लियर। अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँ 3.6 इंटू में 10 की पावर 1 जीरो बढ़ जाएगा, 10 का 6 हो जाएगा, ये जूल हो गया, यानी 1 किलोवाट आवर इन टर्म्स ऑफ जूल, ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का आता है, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पूछा था एग्जाम में, क्लियर, ये बगल की बात है। चलिए इसको पकड़ते हैं, P इज इक्वल टू W/T है, परंतु अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है W/Q होता है, तो यहाँ से अगर W निकालें, देखो Q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू आएगा, और इसको अगर यहाँ डाल दें देखो इस जगह तो कितना आएगा V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, डिवाइड में क्या है T है, और हमने ये भी देखा है थोड़ी देर पहले Q/T, I इज इक्वल टू में Q/T होता है, याद करो इलेक्ट्रिक करंट, तो ये Q/T जो है क्या I है, तो V है रहा, और ये क्या आ गया I आ गया पीछे इसकी जगह, क्लियर। तो P इज इक्वल टू VI एक फॉर्मूला होता है, बहरहाल इतना ही नहीं, अब इस वाले फॉर्मूले की मदद से 2 फॉर्मूले और आते हैं जो कि आपको आने चाहिए, ओम्स लॉ तो आती है, ओम्स लॉ क्या होती है V इज इक्वल टू में IR। अब फिर लो अगर V की जगह मैं ये डाल दूं तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, ये वैल्यू यहाँ डालेंगे तो देखो IR, ये V की जगह डाल दिया, पीछे क्या I है, तो सॉल्व करो कितना आएगा I²R, एक फॉर्मूला ये भी आना चाहिए, बहरहाल सारे फॉर्मूले को इकट्ठा लिखवा दूंगा। एक और फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ से V की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ डाल रहे हैं तो ये आ रहा है, और यहाँ I की वैल्यू डालें तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ से लो, यहाँ से I निकालो तो I कितना आएगा, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, V/R, वो वैल्यू उठा के यहाँ डालेंगे, ठीक है, अभी
फिर लीजिए वी स्क्वायर बाई आर आएगा, पहले इसे लपेट घसीट उठा पटक बच्चा, हलवा चीज है, फिर उसके बाद बताते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको 1 किलोवाट आर कमर्शियल यूनिट पता होनी चाहिए, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन टी, और डब्ल्यू ही क्या होती है, एनर्जी होती है। एक P इज इक्वल टू फॉर्मुला वी आई पता होना चाहिए, जो कि ये रहा। फिर इसकी मदद से जो फॉर्मुला आ रहे हैं वो पता होने चाहिए। एक आ गया आई स्क्वायर आर, एक और देखते हैं, बटो दे बच्चों पर, चलिए फील लो आराम से। ये सारी चीज समझते रहो, न्यूमेरिकल इजी लगने लगेंगे अपने आप ही जब लगवाएंगे, पर पहले फॉर्मूलों की पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल लगाने का सिंपल सा तरीका होता है, अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो, फॉर्मूलों को स्ट्रॉन्ग करो, फिर फॉर्मूला और थ्योरी को अप्लाई कर दो न्यूमेरिकल पे, अपने आप लग जाएंगे। और बिना प्रैक्टिस के बच्चे कुछ नहीं आएगा, फील लीजिए, मेहनत करो और आप लोग कर लोगे, भरोसा है में। बेटा क्या लिखा है, P इक्वल में आई स्क्वायर आर, पर इससे पहले वाला फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू वी आई, क्लियर। यहाँ से आई की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, आई इक्वल में आएगा, ये आर नीचे जाएगा तो वी बाई आर, ये आई जो है उठा के यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो देखो वी आया, आई की जगह आया वी बाई आर, तो वी बाई आर, वी को वी से मल्टीप्लाई करो, वी स्क्वायर डिवाइड में क्या आया आर। एक पी का फॉर्मुला ये भी हो गया, देखो एक पी का फॉर्मुला ये हो गया, एक पी का फॉर्मुला ये हो गया, और एक पी का फॉर्मुला यहाँ से आ गया, देखो क्या आया था, आई स्क्वायर आर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, जब न्यूमेरिकल लगा रहे हो, तीनों में से कोई भी फॉर्मुला लगाओ आंसर सेम आएगा। आई रिपीट, तीनों में से कोई भी फॉर्मुला लगाओ आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये आपकी मर्जी है, आप डिसाइड करोगे। पहले तलपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज बच्चा। अच्छा एक काम करो, यहीं लिख लो, ये तो हो गया ना, यहीं लिख लो साथ में, इतना लंबा काहे जाओगे। ऊपर देखो बच्चों, तो इन शॉर्ट में क्या लिखना है बेटा, पी के सारे फॉर्मे। पी का पहला फॉर्मा क्या है, डब्ल्यू बाई टी, जिसको हम ई बाई टी भी बोलते हैं, क्लियर। पी का दूसरा फॉर्मा क्या है, वी आई। पी का तीसरा फॉर्मा क्या है, आई स्क्वायर आर। पी का चौथा फॉर्मा क्या है, वी स्क्वायर बाई आर, क्लियर। कोई भी फॉर्मूला लगाओ आंसर क्या आएगा, सेम। आई रिपीट, कोई भी फॉर्मूला लगाओ आंसर क्या आएगा, सेम। और यहाँ से ई का फॉर्मूला क्या निकलता है, ई, टी इधर मल्टीप्लाई कर दो, ई इज इक्वल टू में पी इंटू टी, बात सेम है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1 किलोवाट आर कमर्शियल यूनिट बोलते हैं, ठीक है, एनर्जी किसके, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल होती है, ये भी पता होना चाहिए बच्चों, इतना पता होना चाहिए पावर के बारे में पहले से। अच्छा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोला, यहाँ लिख लो, ये 11वें का सगुन था, 12वां ही लिख लो छोटे पे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एच इज इक्वल में आई स्क्वायर आर टी, ये आपने पढ़ रखा हुआ, ये फॉर्मूला भी आना चाहिए आप लोगों को, क्लियर। बहरहाल यहाँ से आपने थ्योरी में सारी चीज पढ़ रखी है, किस प्रकार से रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर टाइम ज़्यादा समय के लिए करंट जा रहा है तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए, क्लियर। तो बच्चों लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज़ है बच्चों, ये फील है बच्चों। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जितने भी फॉर्मे इस्तेमाल होंगे आपके, वो आपने सारे देख लिए हैं, सबकी चर्चा कर ली हमने। बेटा इन सारे फॉर्मुलों पे न्यूमेरिकल लगाने हैं, याद रखें न्यूमेरिकल लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, थ्योरी फॉर्मुले, इन दोनों की पकड़ बना लो, न्यूमेरिकल लग जाएंगे, क्लियर। चलिए एक काम करते हैं, एक बार सारे फॉर्मुले एक बोर्ड पे उतार देते हैं, जितने भी इस्तेमाल करें फटाफट, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों से। चलिए बच्चों, फील ने 10th क्लास वैसे इजी होती है, कठिन नहीं होती, बस आप लोगों को अपनी मेहनत करनी है, मेहनत करो। देखो होता क्या है ना, इंसान को लाइफ में एक बार तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे वो अभी कर लो चाहे वो बाद में कर लो, एक वक्त तो जीवन में मेहनत करनी ही करनी है, जब बाद में करनी है उसका अभी कर लो, करनी तो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 99% मेहनत करने से अच्छा है 100% करो, जो भी काम कर रहे हो सबसे अच्छा, मतलब बेहतरीन करो, ये बीच का नहीं, कुछ भी करना है तो सबसे अच्छा, अदरवाइज करना ही नहीं है। दो फंडे क्लियर होने चाहिए लाइफ के, क्लियर बच्चों। ऊपर देखें आइए बेटा, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबसे पहला फॉर्मा हमने लिखा था आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एक फॉर्मा ये हो गया। फिर एक फॉर्मा हमने लिखा है वी इज इक्वल टू आई आर, एक ये हो गया, क्लियर। फिर हमने लिखा है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एक हो गया। इसकी मदद से रो निकाला है हमने, आर ए डिवाइड बाई एल, एक ये हो गया, क्लियर। एक पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल में W बाई क्यू हो गया, क्लियर। एक कंडक्टेंस G 1 बाय आर, रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया। एक कंडक्टिविटी, ठीक है, 1 बाय रेजिस्टिविटी होगी, ओके बच्चों। बहरहाल एक बात करें, रेजिस्टेंस सीरीज तो R1 प्लस में R2 प्लस में R3 एंड सो ऑन हो गया, क्लियर। रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 बाय आर पी इक्वल में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन, क्लियर बच्चों। एक और फॉर्मा देखें तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, अभी पढ़ा है जस्ट आपने, जिसको हम E बाई टी भी बोलते हैं, क्लियर। यहाँ से फॉर्मूले P इज इक्वल टू वी आई भी आएगा, एक आई स्क्वायर आर आएगा, यहाँ कुमा लगा दे, ध्यान रखना, ठीक है, वी स्क्वायर आर आएगा क्योंकि अभी दिखाया मैंने, ये सब P के फॉर्मे है, ठीक है। एक P का फॉर्मूला वी आई, एक आई स्क्वायर आर, एक वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आई स्क्वायर आर टी,
ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए, इस पर तो एप्लीकेशन भी आनी चाहिए। ये फॉर्मूले आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कठिन नहीं है, बस हर एक का मतलब पता होना चाहिए, हर एक की बातें पता होनी चाहिए, बहरहाल पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आने के चांसेस किस में, सीरीज वाले पे और पैरेलल वाले पे, इन पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। इन पे अगर इन पे नहीं आए तो किस पे आएगा, इस पे आएगा। और एक क्वांटाइजेशन कंडीशन Q इजिकल टू NE, एक ये भी पता होना चाहिए, क्लियर। ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक बॉडी है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे बेटा, E को यानी एक इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होगा उसको N से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल चार्ज आएगा बॉडी का, ठीक है। इसी के साथ में धन्यवाद, गुड नाइट, सब खैर बच्चों, गुड नाइट।